हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वीज़ एंड आइस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जून मंथ का है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखेंगे। दो चैप्टर आपकी इन्वायरमेंट में आ चुकी है, दो लेसन आ चुकी है, दो लेसन आ चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल आपका कोई भी लेसन नहीं आ पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, रक्षाबंधन था और जाना आना पड़ रहा था भाइयों के घर में, तो थोड़ा बहुत मैं उसी में बिज़ी रह गई थी। ओके, सो चलिए फेस्टिवल के टाइम में थोड़ा बहुत आप लोग भी मुझे माफ़ कर ही दोगे कि नहीं लेसन आया तो उतना माइंड नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन उसके बदले में आप लोग को आज पूरी तरीके से लेसन मिल रही है, ठीक है। और अभी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे इसी तरीके से। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, जो कि यहाँ पे 5 टॉपिक हो चुके हैं। तो ऐसा तो कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोग के प्रीलिम्स पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो क्लियर कर लिए हैं वो दोनों डिजर्विंग होते हैं। बस वही बात है कि लक फैक्टर है। लक अगर आपका साथ दे देता है तो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो। अदरवाइज़ आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके पास भी उस लेवल की नॉलेज ज़रूर हो जाती है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग की भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा। किसी को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग लगे रहो, सच्चे मन से लगे रहो, सच्चे दिल से लगे रहो, कभी ना कभी आपकी भी रिजल्ट ज़रूर बनेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे वापस आएंगे। तो ये दो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2019 का है, तो इसमें आपको बताना है कि 54 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर में, अगर इसको 2017 के असेसमेंट से कंपेयर करें तो मैंग्रोव कवर 2019 में इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। 54 स्क्वायर किलोमीटर से ये डिक्रीज़ हो गया या इंक्रीज़ हो गया, ये आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक चीज़ का आपको अलग से बताया गया है कि कोरल का क्या आपका कवर रहा है, ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल आपको दिखेगा। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस मंथ में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है ना, मैं एक चीज़ आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि करेंट अफेयर्स पे पूरा फोकस कीजिए। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, दीज आर स्टैटिक, बट अगर आप लोग करंट अफेयर्स पे अच्छे से फोकस करते हो और करंट के साथ साथ आप लोग अपने स्टैटिक पोर्शन को पे कमांड करते चलते हो ना, तो कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। नो बडी विल बीट यू। आप लोग का रिजल्ट बनना ही बनना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए करंट अफेयर्स में। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह देखती हूँ, जब बच्चे देख कर आते हैं मुझे भेजते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूस आप लोग को विजन आइज पढ़ा रही हूँ, और कंटिन्यूस पढ़ाने से मुझे भी ऐसा समझ में आ जाता है कि कितने टॉपिक्स मैंने कवर किया, किस किस जगह से आप लोग को क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मुझे आइडिया हो गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि विजन आईएएस मैगजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन, और इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स विच आर वेरी यूनिक, जो कि आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे, मे बी स्लिप कर जाता होगा न्यूज़पेपर से या फिर ऐसे भी। तो वो क्वेश्चन तो होते ही है, सबको सबके लिए होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना होता है। बट जो मेन टॉपिक होते हैं उसको आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो विजन आईएएस के मैगजीन से। बहुत अच्छे तरीके से दिया रहता है, इसलिए मैं इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग के लिए इस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म करती हूँ। क्योंकि पढ़ते जाना ही नहीं होता है, आप लोग को रिवाइज करना होगा। रिवीजन आप लोग खुद करोगे, मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ा देती हूँ, लेकिन रिवीजन आप लोग को खुद करना होगा मल्टीपल टाइम्स। हर एक बच्चों की कैपेसिटी अलग होती है, किसी को 2 बार पढ़ के याद हो जाता है, किसी को 5 बार पढ़ के याद होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझो कि आपको कब याद हो रहा है, कितने बार याद हो रहा है, कितने बार तक पढ़ के आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तब तक आपको पढ़ते रहना, तब तक आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का पैकेज लाती हूँ। सुबह में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि हम लोग अभी सॉल्व करें, तो इनसाइट आईएएस की क्विज वाली सेशन, साथ ही साथ ये, और मेंस टेस्ट सीरीज़ आपका चल ही रहा है। तो मेंस टेस्ट सीरीज़ जरूर लिखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रीलिम्स तो बस क्लियर करना है आप लोग को, प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं ऐड नहीं होता है, मार्क्स आपको लोग का मेंस का ऐड होता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा आप लोग का जो है ना रैंक अच्छा होगा, लिखने की प्रैक्टिस बनेगी, आप लोग जो है एग्जाम में लिख पाओगे, कंफर्टेबल फील कर पाओगे। क्योंकि
एक्चुअली जो आपका रैंक अप एंड डाउन होता है वो मेंस का ही पेपर होता है, मेंस की ही मार्क्स होती है। तो उस पर आप लोग पकड़ बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं लिख पाते हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मैं इतना भी देखी हूँ, इसलिए यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो मेंस टेस्ट सीरीज में जुड़िए आप लोग। अगर कोई भी तरीके की क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आई फ्लोज मुंबई। तो आई फ्लोज मुंबई, मुंबई मैं इसलिए लगाई हूँ थोड़ा बहुत आप लोग रिलेट कर सको कि ये किस चीज़ से। तो बताइएगा, आंसर बताइएगा। अगर लास्ट लेसन नहीं देखे हो तो देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर देखिए, या फिर आई बटन पे भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया, और वो भी किस लिए, तो एक लॉन्ग टर्म विज़न को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा खासा इंप्लीमेंटेशन प्लान लेकर आने के लिए, रोड मैप है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, और किस लिए, तो वन सन, एक सन है, एक वर्ल्ड है और एक ग्रिड होना चाहिए, इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये जो आइडिया निकल कर आया है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में इसके बारे में कहा गया था, जब फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये वही अलायंस है जिसकी हेडक्वार्टर आपको जो है गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया की है। तो इससे इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया के द्वारा ये प्लान किया गया कि ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना है जिसमें कि इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल थिंग से अगर हम लोग यहाँ पे एनर्जी का उत्पादन कर पा रहे हैं, सो उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि सूरज, जो कि हमारा यहाँ पे सन नेचुरल है, हम लोग विंड से नेचुरल है, पानी से ये नेचुरल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ये जो विज़न है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के पीछे, ये सन नेवर सेट्स, यानी कि आप लोग देखते हो कि इसके पीछे क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग डिस्कॉम कंपनी देख रहे हो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि डिस्कॉम कंपनी कितना ज़्यादा घाटे में चल रही है। वहाँ पे फंड की क्रंचेस देखने को मिल रही है, रेगुलेटरी की क्रंचेस देखने को मिल रही है, मॉनिटर सही टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स बिहाइंड डिस्कॉम्स वर्क, ओके। लेकिन सन, हर एक दिन सूरज तो उगता ही उगता है। आप लोग ने अभी तक जितने भी साल आप लोग जिए हो, जितने भी एज हुई है, कभी आप लोग को देखने को मिला कि सन राइज नहीं हुआ, दिन में भी अंधेरा ही रह गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ये एक कॉन्फिडेंट है, ये एक हमारा विश्वास है कि सन तो होगा ही, सन तो, सूरज तो आएगा ही। भले किसी दिन धूप नहीं होती, किसी दिन बादल होती है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन दिन तो होती है ना, रोशनी तो आती है ना। तो इसलिए हमें इस पर डिपेंड होना चाहिए, जिससे जो कि कभी ना फेल होने वाला सिस्टम है कि नहीं। तो ये एक कॉन्स्टेंट आपको देखने को मिलेगा कुछ जोग्राफिकल लोकेशन में। ग्लोबली भी अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो हर एक जगह पे आपका सन आता ही आता है। तो ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो भी इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन के थ्रू। ये जो ग्रिड प्लान है ना, ये लिवरेज किया जाएगा ISA में, इट मीन्स की इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इंटरकनेक्टेड ग्रिड की बात करें तो ये इंडिया के साथ है, और वो भी आपका फलक्रम है, और दो ब्रॉड यहाँ पे जोन है। एक आपका फार ईस्ट है, फार ईस्ट कौन कौन सी कंट्री होगी, तो म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया है। और फार वेस्ट है, तो फार वेस्ट में कौन कौन सी कंट्री होगी, मिडिल ईस्ट हो गया और अफ्रीकन रीजन हो गया। तो इन दोनों साइड में यहाँ पे ध्यान दे के चलना है। साथ ही साथ इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ना, ये आपका लिया जा रहा है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक है उसके अधीन में। और यहाँ पे तीन फेजेस में इसमें प्लान किया जाएगा। क्या क्या 3 फेज़ है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो फेज़ है वो है इंटरकनेक्शन, यानी कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो है एक कनेक्शन लेकर आना है। इंडियन ग्रिड इंटरकनेक्शन है वो भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि यहाँ पे सोलर और जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यहाँ पे आपका मीट करना है। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरी हो सके। साथ ही साथ इस असेसमेंट से अगर हम लोग देखें, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है सारे कंट्रीज़ का, उसके असेसमेंट के हिसाब से अगर इस रीजन में देखें तो उसको बनाया जाएगा। एक स्टडी भी यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा, जिसमें कि एक सुटेबल तरीके को फाइंड आउट किया जाएगा कि कैसे ये सारे कंट्रीज़ जो है अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को वो शेयर करें, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो पूरा हो पाएगा, और जो रैशनलाइज है यानी कि उनकी टैरिफ भी सही तरीके से रैशनलाइज हो पाएगी। तो यहाँ पे तीनों जगह आप देखो, या तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री आता है आपका, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, सीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, तो ये सारे कंट्रीज़ जो है आपका मिडिल ईस्ट में। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में आप लोग देखोगे कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, और साउथ ईस्ट एशिया में आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, जावा, ये सारे यहाँ पे आइलैंड आ जाते हैं, ओके। तो ये सब मिलाकर जो है जितना भी ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी
जितना प्रोड्यूस करेंगे तो उसको शेयर भी करना है, और जिस कंट्री में जिस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो पूरा हो सके। ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में क्या करना है कि इंटरकनेक्शन करना है सोलर और जो अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिच रीजन है। जैसे कि आप लोग देखो कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ग्रिड देख रहे हैं, तो इसको इंटरकनेक्ट किया जाएगा, वो भी अफ्रीकन पावर पूल से, जहाँ पे जितने भी सोलर यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जितना भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी जो आपका जो उत्पत्ति हो रहा है उसको शेयर करना है, जो भी यहाँ पे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरिया में आपका लोकेटेड है। तो इस तरीके से करना है, यानी कि अफ्रीकन पावर पूल को भी यहाँ पे कनेक्ट करना है। थर्ड फेज़ में क्या होगा कि ग्लोबल इंटरकनेक्शन होगा, यानी कि अब थर्ड फेज़ में जाकर हम लोग यहाँ पे वन सन वन वर्ल्ड और जो वन ग्रिड विज़न है उसको हम लोग अचीव करेंगे। तो ये इस 3 तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि इस 3 फेज़ में जो है इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे अचीव किया जाएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी न्यूज़ में है तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ के लिए, जो कि आपका पूरी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है। देखिए पहले जब स्टार्टिंग में इसकी जब यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था ना, तो उस समय यही कहा जा रहा था ये 0 डिग्री हो गया आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो बात यही कहा जा रहा था कि जो भी कंट्री यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है वो इस अलायंस का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना पूरे 12 महीने जो है आपको धूप देखने को मिलेगा ही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपकी सोलर की एनर्जी आती है। लेकिन इसके बाद जो है ना इसको और एक्सपेंड किया गया, यानी कि बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे पार्ट हो सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो इसकी अगर देखें तो इसको अनाउंस किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, साथ ही साथ जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया था 2015 में, जब COP21 हुआ था, यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी पेरिस में जो COP21 हुआ था उसी में इस तरीके के बातों को रखा गया था। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, ठीक है, जो कि इंडिया का है, और इसमें 67 मेंबर कंट्रीज़ है जो कि अब तक साइन किया गया है, और इस ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को वो रेटिफाइड भी किए हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग ऐसा जो है फंडा लेकर आ रहे हैं, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो है इस तरीके का बात रखा गया, क्यों रखा गया? सबसे पहला यही है कि आप लोग भी देख रहे हो कि जो ग्रिड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला जो ग्रीन ग्रिड है उसको इंटरकनेक्ट किया जाएगा इंटरनेशनली। क्योंकि मान लीजिए कि किसी कंट्री में क्या होता है ना कि सरप्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बट किसी कंट्री में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी ज़रूरत है, जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से वो मीट नहीं कर पाते। तो इसमें आपको अनबैलेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि एक कंट्री में आपको ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एक कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की कमी देखने को मिल रही है। तो उन दोनों कंट्री को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी का जो यहाँ पे आपका कभी भी कंप्लेन है तो वो कभी भी रहेगा? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि जो सरप्लस कंट्री है, जो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पत्ति कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कम उत्पत्ति हो रही है उसको वो शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से काम बन जाएगा, सही से चलेगा, सारे कंट्रीज अच्छे से चलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छे तरीके से शेयर हो पाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर में। साथ ही साथ इससे क्या हो पाएगा कि इसमें पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ होंगे जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा, यानी कि अगर शेयर किया जाएगा तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उनके तरफ से जो है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, स्किल्स को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, फाइनेंस अच्छे तरीके से मिल पाएगा, साथ ही जो पावर सिस्टम है उसको एक्सपेंड कर पाएंगे बॉर्डर के अक्रॉस। और उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे कंपैरेटिव जो नेचुरल रिसोर्सेज एडवांटेज है उससे उनको बेनिफिट मिल सकेगा। साथ ही इंटरकनेक्शन की बात करें तो इसमें क्या है ना कि इलेक्ट्रिफिकेशंस जो है एरिया में, जिस एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशंस किया जाएगा उसका भी हेल्प होगा। साथ ही साथ उस एरिया में जहाँ पे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, यानी कि इंश्योर एक्सेस टू एफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, ये जो 7 है, गोल नंबर 7, ये सारे कंट्रीज़ जो है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी की मीट पूरी नहीं हो पाती थी वो इस गोल को भी पूरा कर पाएंगे। ओके, साथ ही साथ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल यहाँ पे 17 गोल है और यहाँ पे टारगेट है कि 2030 तक इसको अचीव करना है। सेकंड क्या है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। जब हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बातें करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग इन्वायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी आप लोग इस चीज़ पर अगर लगे कि क्या यहाँ पर बेनिफिट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट बेनिफिट तो ज़रूर समझिएगा। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ेगा, हमारी रिलेशन और अच्छे तरीके से बूस्ट हो पाएगी। मान लीजिए कि नेपाल के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही है, हमारे पास ज़्यादा हो रहा है,
रहा है। तो अगर हम लोग उनकी जो डिमांड है, जो पब्लिक की जो मेन डिमांड है, अगर उसको फुलफिल करते हैं तो वो कंट्री तो हमारे साथ अच्छे से कॉपरेट करेगी ही ना, क्योंकि फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ का हो रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो है, इससे क्या हो पाएगा कि सोलर एनर्जी को हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, रिमोट वेस्ट लैंड में भी कर पाएंगे जहाँ पे हाई पावर पोटेंशियल है, जैसे कि आपका डेजर्ट वाला एरिया है या फिर हिली रीजन है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ना सोलर एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। फॉरेन पॉलिसी टूल देखें तो वन सन वन वर्ल्ड और वन जो ग्रिड है, इंडिया अपनी नेशनल प्रोफाइल को जो है इस फील्ड में, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो है हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें मैनेजमेंट का, तो इसमें इंडिया में आपको इसका सेंटर देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो रीजनल और जो ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर है उसमें ग्रो हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो यहाँ पे वर्चस्व है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में और नेशनल प्रोफाइल में हमारा जो इंडिया का वर्चस्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि यूएस की विड्रॉवल देखने को मिला था। पेरिस क्लाइमेट डील से जो है यूएस बाहर निकल चुके हैं, तो वो बाहर निकल चुके हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि इंडिया अपने तरीके से पूरे एफर्ट्स लगाए, और जहाँ जहाँ पे यूएस, चाइना, ये सारे कंट्रीज़ लैक करते तो वो सारे गैप को हम लोग फुलफ़िल कर सकें। ओके, साथ ही यहाँ पे जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको भी हम लोग काउंटर करेंगे, क्योंकि चाइना जो है कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट्स ले रहा है जिसके थ्रू वो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसमें वो आगे उसको बढ़ाए और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, जैसे कि रेलवे, पोर्ट, ग्रिड, ये सारी चीज़ों में जो है ना एशिया, अफ्रीका, यूरोप में वो बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि इंडिया के द्वारा भी इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है जिससे कि हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर कर सके, प्रोवाइड कर सके, है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, इतने अच्छे अच्छे बात हम लोग कर लिए, इतना अच्छा अच्छा जो है हम लोग चीज़ों को जो है सामने रख लिए, लेकिन चैलेंजेस भी समझना होगा क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला है कि साइबर अटैक का थ्रेट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें आईसीटी बेस्ड जो इंटरकनेक्टेड ग्रिड मैनेजमेंट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे क्या हो सकता है कि साइबर अटैक भी हो सकता है। इससे जो हमारे कंट्रीज़ है उनको डेटर रहेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एक क्रिटिकल यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक तरीके का साइबर अटैक की भी डर है। सेकेंड है कि यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल सप्लाई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरकनेक्ट तो हो जा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पाएगा ना कि किस कंट्री को कितना ज़्यादा शेयर किया जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो कंट्री की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उस कंट्री को उस हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, नेचुरल चीज़ों पे ज़रूर भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जैसे कि एनर्जी लॉस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में शायद एनर्जी आपका शेयर नहीं किया जा सके, और अगर डिपेंडेंट हो गए कोई कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर जो कि इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, तो ये भी उनके कंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है। रीजनल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक डिनायल ऑफ सर्विस है, जो कि आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, इसको यूज़ कर सकता है कोई भी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के लिए। रेगुलेटरी हर्डल्स है, ये आपका डिफ़िकल्ट हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में जो है कोऑर्डिनेट कर सके, रीजनल प्लानिंग में, एग्रीमेंट में, कि किस तरीके से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट इट कैन बी रिजॉल्व और इसके आगे भी हम लोग अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है कि साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एनर्जी यूटिलिटीज़ में, और कुछ ऑपरेशंस भी लाने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग नेशंस को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित कर सके। एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लोग को क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू हम लोग ग्रिड को प्रोटेक्ट करेंगे, कंटिजेंसी प्लान को डेवलप करेंगे जिसके थ्रू हम लोग साइबर अटैक्स जो होगा ना उसके अगेंस्ट में हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को डेवलप करें, रीजनल मार्केट फ्रेमवर्क को हम लोग को यहाँ पे डेवलप करना होगा, और ये भी पॉलिटिकल नेगोशिएशन के थ्रू ही हम लोग कर पाएंगे। फेयर ट्रेड और जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स है, ट्रांसपेरेंसी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का, तो उसको इनकरेज करें। और कैसे इनकरेज करना है, तो एक स्टैंडर्ड सेटअप करके जो कि डिजिटलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर प्राइसिंग है और ट्रेडिंग एक्सचेंज है। तो इस तरीके का काम करके भी जो है हम लोग अपने फेयर ट्रेड को, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स को, ट्रांसपेरेंसी को, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक में। ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एनालाइज किए हो, सॉल्व किए हो, तो आप लोग को पता होगा कि डायरेक्ट पूछा गया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब करती है। फाइन, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि ये आपका टॉपिक से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग टॉपिक को अच्छे तरीके से समझे हो कि नहीं, ये आपका यूपीएससी जानना चाहता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, वो ये जानना चाहते हैं। तो बात क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक कानून है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, उसी के तहत इसको जो है आपका बनाया गया है।
ड्राफ्ट किया जा रहा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या बातें रखा गया है। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो भी कचड़े है, वेस्ट है, उसको सही तरीके से डिस्पोज करेंगे, उसको सही तरीके से रीयूज़ करेंगे या फिर रिसाइकिल करेंगे, इस तरीके का काम करना है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है कि कैसे कचड़े को जो है ना डिस्पोज किया जाए, वो भी मैन्युफैक्चरर को और प्रोड्यूसर को जो कि उस गुड्स के हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करे, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, तो सैमसंग का फ़ोन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर 2 and 3 ईयर्स, यानी कि आप लोग 6 महीने में भी फ़ोन चेंज कर देते हो। तो जितने भी टाइम के बाद अगर आप लोग फ़ोन को मन कर रहा है कि नहीं अब यूज़ नहीं करना, तो समटाइम्स दो तरीके की चीज़ होती है, या तो वो उसको आप कबाड़ में फेंक देते हो या फिर आप लोग घर पे ही उसको रखे रखे वेस्ट करते हो। तो ये काम नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है कि फ़ोन ख़राब हो गया जहाँ से आपने फ़ोन ख़रीदा था, या फिर कोई भी सैमसंग स्टोर आपको देखने को मिलता है अपने सिटी अपने एरिया में, तो वहाँ पे जाकर आप इस फ़ोन को दे दो। इससे क्या होगा कि ये जो है वेस्ट हो गया है, ठीक है। अब वो जो प्रोड्यूस किए थे उनके पास ये चला जाएगा फ़ोन, और वो क्या करेंगे कि वापस से जो है ना इसको फिर से रिलेबल बनाएंगे, इनको रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे फ़ोन को, और फिर इस तरीके से बनाएंगे कि वेस्ट टू एनर्जी जनरेट, यानी कि इसी वेस्ट से जो है ना फिर से इसको जो है रीजनरेट किया जाएगा और फिर से आप इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सको। तो इस तरीके का काम किया जाएगा, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दिया गया है। पहले क्या है कि आप लोग जो फ़ोन है वो बनाते हैं, जो जितने भी साउथ कोरियन है सैमसंग के फ़ोन बनाते, और उनका बस एक ही काम है कि फ़ोन बनाना है, इस गुड्स को मार्केट में आपका पब्लिश कर देना है, लोगों तक पहुँचा देना है। ये उनका प्रायर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। बट आज के डेट में क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है कि अब वो बस यहीं तक स्टॉप नहीं है कि वो बस जनता तक उनका जो है गुड्स पहुंच जाए। नो, अब वो गुड्स अगर ख़राब हो गया ना तो वापस उनको रिटर्न भी लेना है, फिर से उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, और फिर उसको जो है जनता तक पहुंचाना है। तो ये काम करना है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क का, तो ये एक कानून लाया गया था जिसमें कि आपका पब्लिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, उसके अंदर 3 मॉडल्स रखा गया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल, यानी कि इसमें क्या है ना कि प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे रिसाइकिल करने की ज़रूरत नहीं है अपने खुद के पैकेजिंग का, बट उनको इंश्योर करना होगा कि वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग जो वेस्ट हो रहा है ना उसको वो रिकवर्ड करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, जिससे कि जितनी भी ऑब्लिगेशंस है वो उसको पूरा कर सकें। यानी कि जो प्लास्टिक है, मान लीजिए कि कुछ भी आपकी प्लास्टिक की कप है जो डिस्पोजेबल होते हैं, तो वो कप जो है आप एक बार पीते हो फेंक देते हो उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उस कप को फिर से रिसाइकिल किया जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, जो कंपनी यहाँ पे आपके प्लास्टिक बना रहे हैं, जो कप बना रही है प्लास्टिक कप को, तो उस कंपनी को ये इंश्योर करना होगा ना कि जितना यहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, जितना पैकेजिंग वेस्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पैकेजिंग वेस्ट का बात कर रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक जो कि हम लोग पैकेज वगैरह पैकेट को पूरी तरीके से कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो उसको रिकवर किया जाएगा और रिसाइकिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। प्रोड्यूसर्स और जो प्रोसेसर होंगे, एक्सपोर्टर होंगे, वो भी यहाँ पे प्लास्टिक क्रेडिट को एक्सचेंज करेंगे और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से, और एट ए प्राइस या फिर कुछ किसी और टर्म से जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये नेगोशिएट होगा। यानी कि कोई भी तरीके का अगर प्लास्टिक जनरेट हो रहा है ना तो उसके बदले में भी आपको जो है उसको नेगोशिएट करना है, या फिर उसके बदले में आपको एक्सचेंज भी करना है। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या है, ये सेकंड आपको देखने को मिलेगा मॉडल है। इसमें क्या है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो जितना भी कचरा यहाँ पे हो रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर्स के बिहाफ से जो भी कचरे यहाँ पे निकल रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करेंगे। म्यूनिसिपल बॉडीज़ है जो कि यहाँ पे उनको रजिस्टर किया जाएगा PRO के जैसा और वेस्ट कलेक्टर के जैसा। यानी कि मान लीजिए कोई प्लास्टिक बन रहा है, यही है आपका प्लास्टिक कप है, इसको आप पी रहे हो और फेंक रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो क्या करेंगे कि यहाँ पे म्यूनिसिपल लोग को जो है ना यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रजिस्टर करेंगे, और म्यूनिसिपल का ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो भी यहाँ पे डिस्पोजेबल कप फेंका जा रहा है तो उसको वो मैनेज करेंगे, यानी कि कचरे को मैनेज करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे नेशनल PRO, यहाँ पे आपका जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी कमेटी बनाया जाएगा, जिसमें जितने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है कंट्री में उसको सही तरीके से गवर्न किया जाना है। थर्ड यहाँ पे जो आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेगा वो ये है कि फ़ी बेस्ड मैकेनिज्म होगा। इसके अंदर क्या है कि प्रोड्यूसर्स जो है ना उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पस फंड में। ये सेंट्रल लेवल पे होगा और हर एक प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा, जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसी के बेसिस में वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्रू अकाउंट बनाया जाएगा। स्क्रू अकाउंट कहने का क्या मतलब होता है, ये एक अलग तरीके का अकाउंट होता है जिसमें कि एडवांस आपका यहाँ पे एडवांस को अगर बुक करना है ना तो वो आपका स्क्रू अकाउंट में होगा। स्क्रू अकाउंट आप लोग को याद आ रहा होगा कि जो रियल इस्टेट है उसमें भी लोगों का, जितने भी कस्टमर थे, अगर
अगर वो अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग कितने भी बिल्डिंग वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्क्रू अकाउंट बनाया जा रहा था। क्योंकि कि पहले क्या था ना कि रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसे खपते हैं, और अगर आप लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन जगह पे अगर आप लोग अपना घर खरीदना चाहते हो तो कई साल लग जाते हैं, और उसमें पैसे जो है ना वो आप बस वहाँ पे फूकते रहो। तो इसमें क्या है कि एक एस्क्रू अकाउंट बना दिया जाएगा जिसमें कि आप 70% तक एडवांस वहाँ पे बुक कर सको कि हाँ 70% ही करना है, 100% पेमेंट आपको नहीं करना है। तो किसी भी चीज़ के लिए जो थोड़ा बहुत जो पेमेंट आपका एडवांस देना होता है उसके लिए यहाँ पे एस्क्रू अकाउंट बनाया जाएगा, और इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा मैनेज किया जाएगा, चाहे ये आपका प्राइवेट हो या फिर कोई और स्टेक होल्डर्स हो जो कि इसके मेंबर्स भी होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोविज़न है कि कुछ पेनल्टीज़ भी इम्पोज की जाएगी प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और अगर वो फेल हो जाते हैं अपने टारगेटेड कलेक्शंस को मीट करने के लिए तो यहाँ पे जो है इस तरीके का पेनल्टी लगेगा। इससे क्या है कि आप लोग देखोगे कि अच्छा खासा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। ये जो मनी यहाँ पे आएगी, इस फंड में जितने भी पैसे आएंगे उससे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्ट किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि ग्रेडेड अप्रोच हो, जिससे कि कुछ टारगेट को हम लोग अचीव कर सके। 30% फर्स्ट ईयर में करना है, उसके बाद 90% जो है नेक्स्ट 5 ईयर में करना है। इसमें क्या है कि कुछ प्रोविजंस भी है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन देते रहना है, एजुकेशंस है, कम्युनिकेशंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वेस्ट सेग्रीगेशन यानी कि वेस्ट को जो है वेट वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को अलग कर सके, फिर उसके बाद कलेक्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके, फिर बेटर तरीके से उसको रिसाइकिल कर सके। तो ये सारा काम जो है इफेक्टिव तरीके से चलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस का भी प्रोविज़न इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ एक सिंगल नेशनल रजिस्ट्री भी यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना सबको यहाँ पे इनलिस्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा ना कि जो वेस्ट हमारी जो जनरेट हो रही है उसको बेटर तरीके से हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे, और एक अपने काम में यानी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के काम में जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आ पाएंगे। इंटायर मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, अगर इनकी मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि CPCB है उनके अंडर में आया है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे कि जितनी भी इंटायर मैकेनिज्म है उसको वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करें। ठीक है, तो इस तरीके का जो फ्रेमवर्क लाया जा रहा है इससे बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो लूप अप्रोच है, क्लोज्ड लूप अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो वेस्ट जनरेट होता है ना, जितने भी कचरे निकल कर आ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अनदर प्रोडक्ट में हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसको हम लोग रिसाइकिल करके जो है रीयूज़ के पर्पज़ से ला सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंटली है। इससे क्या होगा कि कॉस्ट, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम लगेगा, क्योंकि हर समय जो एक नया मोबाइल बनते आता है, जैसे कि देखिए हर समय क्या होता है ना कि अगर नए सैमसंग का मोबाइल अगर बनते आ रहा है तो हर एक फ्रेश आपका रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो वो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उतना ही होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई वेस्ट आपका जो पुराना आपका मोबाइल है तो उसमें सारे पार्ट्स पुर्जे तो ख़राब नहीं हो जाते, कुछ ना कुछ तो उसमें सही रहता ही है। तो जो उस मोबाइल में सही है उस चीज़ को निकाल लेना है और उससे फिर नया मोबाइल बनाना है, तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सबसे बड़ा बात यही होता है। रिसाइकिल रीयूज़ की अगर बात करोगे ना तो सबसे बेनिफिट यही चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका बर्डन ऑफ जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको शिफ्ट किया जाता है। ये शिफ्ट हो गया अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर, यानी कि जो प्लास्टिक अब बना रहे हैं, यानी कि इस तरीके का प्लास्टिक पैकेजिंग बना रहे हैं, तो मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके का कचरा भी जो उससे जनरेट हो रहा है ना वो मैनेज वही काम करेंगे। साथ ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज़ की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंटल होगा, जिससे कि 3R जो प्रिंसिपल है वो इंश्योर किया जाएगा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। साथ ही साथ एक सर्कुलर जो इकॉनमी है उसको भी फैसिलिटेट किया जाएगा, और इसमें जो लाइफ साइकिल है पूरे प्रोडक्ट का उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो मेनली यहाँ पे बेनिफिट आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि हज़ार्डियस जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कम होगा। एक सेकंड, ये वाली जो पॉइंट है वो छूट गई थी वेस्ट जनरेटेड का। अगर CPCB के द्वारा 2017 की रिपोर्ट देखें तो उनके द्वारा ये बताया गया था ना कि प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट इंडिया में होता है वो 25,000 टन पर डे होता है। तो इससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, हज़ार्डियस जनरेट हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अब वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के पास ये कचरा चला जाएगा। साथ ही ये आपका जो शिफ्ट बर्डन का जो शिफ्ट है, बर्डन है जो यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल का, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही लो कॉस्ट प्रोडक्शंस होगा, यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे हम लोग 3R प्रिंसिपल से। तो ये सारी इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं। कंसर्न क्या क्या है ERP का, अगर हम लोग EPR का अगर हम लोग कंसर्न देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के डेट में जो फ्रेमवर्क है ना इससे हाई रेगुलेटरी कॉस्ट हो रहा है, फाइन भी बहुत ज़्यादा कंपनीज में लगाया जा रहा है। अगर वो इस तरीके के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन वगैरह भी लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मलाइज्ड रिवर्स लॉजिस्टिक सिस्टम का जो यहाँ पे फंडा है उसकी कमी देखने को मिल रहा है। साथ ही जो इनफॉर्मल सेक्टर्स जो मैनेज किया जा रहा है वो 90% तक यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रीम को वो मैनेज कर रहे हैं। इवन आफ्टर अगर हम लोग EPR की फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन देखें तो सोशल अवेयरनेस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे की कंसर्न है, किस तरीके से हम लोग कचरे को जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। सिग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है सोर्स में, ये भी आपका चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल मेथड की कमी है, अनऑर्गेनाइज और अनअवेयर मैन पावर की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कानून की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, जिसको कि यहाँ पे 2018 में अमेंड भी किया गया है। इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है मिनिमम थिकनेस, यानी कि प्लास्टिक जो कैरी बैग हम लोग लेते हैं उसकी मोटाई कितना होगा, तो इसमें 5 to 50 माइक्रोन रखा गया है। इससे क्या होगा कि कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और टेंडेंसी होगा कि फ्री कैरी बैग जो है ना वो यहाँ पे कम हो जाए, क्योंकि आप लोग कुछ भी सामान खरीदते हो तो उसके साथ आपको मुफ्त मिलता है, फ्री 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 प्लास्टिक बैग, है कि नहीं, उसकी कभी पेमेंट नहीं करते हो। वो मॉल की अलग बात है, मॉल के जो पैतरा है वो अलग है कि 1 रुपया 2 रुपया आपको पे करना पड़ता है, वो उनके जेब में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी थिकनेस हम लोग यहाँ पे कम कर दें तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो फ्री अवेलेबल होता है प्लास्टिक, ये आपका नहीं मिल पाएगा। सेकंड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनाई गई है। रूरल एरिया जो है वो यहाँ पे इस रूल्स के अंदर आए हैं, जो प्लास्टिक है वो यहाँ पे रूरल एरिया में अगर जा रहा है तो उनके अंदर में ही आ रहा है। ग्राम सभा जो है ना वो यहाँ पे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है या फिर ब्रांड ऑनर है उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि जो भी कचरा उनके प्रोडक्ट से जनरेट हो रहा है अब वो वही उनको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि जो प्रोड्यूसर्स है उनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कितना वो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग्स है उसको हम लोग रोक सके ये सारे प्रोडक्ट्स का, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। वेस्ट जनरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। स्ट्रीट वेंडर्स की भी अगर यहाँ पे देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटेलर्स की है कि वो यहाँ पे इस तरीके का कैरी बैग जो है प्रोवाइड नहीं करे, और फाइन भी यहाँ पे इम्पोज होगा इसमें। सिर्फ रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स जो है ना वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी जब पेमेंट करेंगे तभी उनको इस तरीके का अलाउ किया जाएगा कि वो कैरी बैग भी यहाँ पे दे, लेकिन चार्जेस के ऊपर 1 रुपया 2 रुपया आपसे लेकर ही वो कैरी बैग दे। साथ ही प्रमोशन देखें तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक जो है उसको प्रमोट करना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि हम लोग चाइना में भी, ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि चाइना में जो है इस तरीके की कभी भी वेस्ट को लेकर, कचरे को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कचरे उनके यहाँ जो आपका कलेक्ट किया जाता है ना उसको रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये सारी जगहों पर इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्लास्टिक को कितने अच्छे तरीके से वो लोग मैनेज करके चल रहे हैं, और उनके यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन है नहीं। हमारे यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग इसको सही टाइम पे कॉप अप नहीं कर पाए। सही टाइम तो छोड़ दीजिए, जब टाइम आपका निकल चुका है अभी भी कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे जो है ना रोड कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर इससे एनर्जी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए। एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ओनर को रजिस्टर किया जाएगा। फेजिंग आउट, यानी कि जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है उसको फेज आउट करना है, जो कि नॉन रिसाइकेबल होते हैं, नॉन एनर्जी रिकवरेबल होते हैं, और उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ भी नहीं होता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ बेस्ट, बट मल्टी लेयर जो प्लास्टिक होता है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है ना आपका एलिमिनेट करना है, और जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होते हैं उसको भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि बार बार इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ भी नहीं है। तो बेटर है कि इसको फेज आउट कर दिया जाए। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को सर्कुलर इकॉनमी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसका एम यहाँ पे मेनली है कि कचरे को कैसे हम लोग एलिमिनेट करें और कैसे कम करें। रिसाइकिल प्रोसेस नहीं करना है, बस हम लोग को इसको कम भी करना है। थ्रू आउट जब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है ना उसी के बेसिस पे हम लोग को इसको कम भी करना है। इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देना चाहिए इंडस्ट्री को, जो भी इस तरीके का प्लास्टिक वगैरह अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ टैक्स रिबेट इंट्रोड्यूस वगैरह करके, या फिर जो इंटीग्रेट करना है, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको ज़रूरत है कि इंटीग्रेट करें, और इससे जो सिटीजन्स का इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। साथ ही यहाँ पे एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, और वो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में। तो ये सारा एक अच्छा वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है, इस पर ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें देख लेते हैं क्या बातें की जा रही है। अगेन यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एक गाइडलाइन, रिवाइज्ड गाइडलाइन यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जनरेटेड। कोविड-19 के बाद से जो है यहाँ पे क्या क्या वेस्ट जनरेट हो रहा है उसी को यहाँ पे बात किया जा रहा है। गाइडलाइंस जो है वो इशू किया गया है, गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्वारंटीन ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो बात यहाँ पे किया जा रहा है जो कोविड-19 के पेशेंट है उनके लिए जो ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके ट्रीटमेंट के बाद से, यानी कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, या फिर आप देखते हो कि
जो भी चीज़ उनके इस्तेमाल में है, तो वो सारा चीज़ जब जब डिस्पोज़ किया जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे आपका दिया गया है, ये इश्यूज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। कुछ गाइडलाइंस है जो कि सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, जैसे कि आइसोलेशन वार्ड, जो अलग से वार्ड बनाया गया था स्पेशली फॉर कोविड-19 पेशेंट। क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। सैंपल यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे आपका सैंपल लिया जा रहा है सारे लोगों का। लेबोरेटरीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, या फिर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, या फिर डिस्पोजल फैसिलिटीज़ है। ये सारे जगहों पर जो है ना, ये सारी गाइडलाइंस आपका रखा गया है। अब पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या की गाइडलाइंस रखा गया है कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। सबसे पहला है कि जो यहाँ पे कचरे निकल रहे हैं उसको कलेक्ट करना है और कचरे को अलग अलग करना है। डेडिकेटेड ट्रॉली यहाँ पे रखना है, कलेक्शन बीन्स रखना है, डस्टबिन जो बोलते हैं उसमें आपका रखना है कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड्स का, और लेबल कर देना है, यानी कि वो जो डस्टबिन के ऊपर आपका यूज़ मी लिखा रहता है ना, उसके ऊपर आपका कोविड-19 वेस्ट उसको चिपका देना है, जिससे कि जो भी कोविड-19 पेशेंट का जो यहाँ पे कचरा निकल कर आता है उसको उसी में पर्टिकुलरली डंप किया जाएगा। साथ ही डिप्यूट डेडिकेशन सैनिटेशन वर्कर्स होना चाहिए, अलग से होने चाहिए, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हो, और जनरल जो सॉलिड वेस्ट है उनके लिए अलग अलग यहाँ पे जो है लोग होने चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल जो यहाँ पे वेस्ट का है, कोविड-19 का जो कचरा है ना, इसको कलेक्ट करना है और अलग व्हीकल से ले जाना है, जो कि प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोजल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसको जो है इधर यहाँ पे इंसिनरेटेड करना है या फिर ऑटोक्लेव्ड करना है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ना रिसाइकिल करने के लिए या फिर इसको जला देना है जिससे कि आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो, या फिर स्टेरिलाइज्ड करना है। तो इस तरीके का प्रोसेस भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किया जा सकता है। क्वांटिफिकेशन और ट्रैकिंग करना है, जो कोविड-19 कचरे का जो मूवमेंट हो रहा है उसको ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे उसको देखें, ट्रैक करते रहे कि सही जगह से वो लेकर जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वो लेकर जा रहा है कि नहीं वो गाड़ी, या फिर वो सही जगह पे उसको डंप किया है कि नहीं। साथ ही यहाँ पे सारे क्वारंटीन सेंटर से जितना भी कचरा निकल रहा है उसको टाइम टू टाइम उसको कलेक्ट करना है और उसको ट्रैक भी करना है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। एक ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है, जिसको कोविड-19 BWM कहा जा रहा है। BMW नहीं है, ये BWM है, ठीक है। तो ये एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू ये ट्रैक किया जाता है कि सारे क्वारंटीन सेंटर से जो है जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जा रहा है प्रॉपर कि नहीं, या फिर वो प्रॉपर तरीके से जितने भी वेस्ट है उसको डिस्पोजल कर रहे हैं कि नहीं। नोडल अथॉरिटीज़ के अगर रोल देखें तो इसमें डेसिग्नेटेड ट्रेंड नोडल ऑफिसर्स है, जो कि यहाँ पे बायोमेडिकल कचरे मैनेजमेंट के लिए रखे गए हैं हॉस्पिटल में, और ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जिससे कि ट्रेनिंग वेस्ट हैंडलर्स हो सके, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पे आपका रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या की फीचर्स है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का, जिसको कि 2018 में आपका अमेंड किया गया था। तो सबसे पहले रखा गया कि प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी कचरा यहाँ पे लेबोरेटरीज, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल या फिर ब्लड बैग से निकल कर आता है, तो सबसे पहले उसको प्री ट्रीट करना चाहिए। वो भी ये प्री ट्रीट कैसे, तो इसको स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए या फिर डिसइंफेक्ट करना चाहिए। सिंपल है कि सैनिटाइज़र से जो है साफ़ कर देना चाहिए ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले कहा गया है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है ना इसको प्री ट्रीटमेंट देना है। फेजिंग आउट करना है, यानी कि जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज़ होता था उसको ख़त्म करना है। ग्लव्स और जो ब्लड बैग का यूज़ होता है उसको ख़त्म करना है। बेटर सेग्रीगेशन करना है, यानी कि यहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको 4 तरीके से आपका कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है कि अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। सेकेंड है कि एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट है। तो इस 4 तरीके के जो कचरे हैं उसको अलग अलग करके रखना है। और जो वेस्ट है उसको स्टोर करने का रखा गया है कि यहाँ पे ऐसे स्टोर करें कि वो सेफ़ हो, वेंटिलेटेड हो और सिक्योर लोकेशन में उसको रखा जाए। ट्रेनिंग और इम्यूनाइजेशन की बात किया जा रहा है। रेगुलर जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वो होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन भी देना चाहिए सारे हेल्थ वर्कर्स को। ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे बायोमेडिकल जो वेस्ट जनरेट हो रहा है सब जगह से, तो उसको यहाँ पे ऑक्यूपायर करना है, उसको बेटर तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, हैंडल करना है, अगर ज़रूरत पड़ा तो स्टोर भी करना है, फिर ट्रीट भी करना है, डिस्पोज भी करना है, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, यानी कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट हेल्थ को किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे बायोमेडिकल जो कोविड-19 की यहाँ पे पेशेंट की जितने भी कचरे निकल कर आ रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना है और डिस्पोजल भी करना है, ठीक है। साथ ही प्रोसीजर अगर हम लोग देखें डिस्पोजल का, तो बायोमेडिकल वेस्ट में जो है ना यहाँ पे आपका कलर्ड बैग होता है, येलो कलर का, रेड कलर का, वाइट कलर का और ब्लू कलर का। तो इसके कैटेगरी के हिसाब से होता है, जो 4 कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है उसी हिसाब से यहाँ पे 4 कलर के बैग होते हैं जिसमें कि आपका इस तरीके के कचरे को फेंका जाता है।
है और इसको सिर्फ 48 आवर्स तक ही हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, 2 दिन तक। रिकॉर्ड मेंटेन होता है और मॉनिटरिंग करना है, यानी कि यहाँ जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका है उसको रजिस्टर करना है, मेंटेन करना है, अपडेट करना है, ये सारा काम इसमें होता है। एक जीपीएस भी इस्टेब्लिश करना है, बार कोडिंग फैसिलिटी भी रखना है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में, जिससे कि इसके बारे में पूरा डिटेल मिल सके। लेकिन इसमें चैलेंजिंग क्या है? बात तो हम लोग इतना अच्छा कर लिए कि कोविड-19 के बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से हम लोग को हैंडल करना है, ट्रीटमेंट करना है, डिस्पोज करना है, सारी बातें कर लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बिग इशू निकल कर आता है। बिग इशू ये है ना हेल्थ रिस्क के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 कितने बुरे तरीके से फैलते जा रहा है और कितने माइन्यूट तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कोविड-19 के कोई पेशेंट है, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उस इंजेक्शन को अगर हम लोग टच कोई कर रहे हैं तो मे बी हम लोग उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और हमें जो है इस तरीके की रिस्क होने का है, चांसेस है कि हम लोग इस तरीके से जो है ना उस वायरस के कांटेक्ट में आएंगे और हमें भी वायरस जो है हो सकता है। और इस तरीके का जो कचरा निकल कर आ रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले जो वर्कर्स है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे और उन्हें भी इस तरीके का वायरस जो है अटैक कर सकता है। जैसे कि 40 जो है सैनिटाइज़र वर्कर्स जो है उनको अभी तक टेस्ट किया गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव वो पाए हैं और 15 की तो यहाँ पे जान भी चली गई है दिल्ली में। सेकंड है कि इसको सेग्रीगेट करने का जो यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो यहाँ पे कोविड-19 के बायोमेडिकल वेस्ट को जो घरों से ये पिकअप कर रहे हैं ना, बट ये ऑफन यहाँ पे हाउस होल्ड वेस्ट जो है इसमें मिक्सड होता है। यानी कि मान लीजिए कि घर के में आप खीरे सैलेड काट रहे हो, खीरे प्याज टमाटर सब काट रहे हो, उसके जो कचरे निकल रहे हैं उसको भी आप उसी में डंप कर रहे हो। साथ ही अगर कोविड-19 के कोई पेशेंट है, घर में होम क्वारंटीन रह रहे हैं, तो उनके जो कचरे मान लीजिए उनको इंजेक्शन देना है, उनको मेडिसिन देना है, उनके भी कचरे को एक साथ रखा जा रहा है। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है कि अलग अलग कचरा नहीं रखा जा रहा है, एक ही साथ मिक्सअप कर दिया गया है। साथ ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कोविड-19 के आउटब्रेक से पहले 500 ग्राम ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो है पर डेली आपका पर बेड निकलता था, बट अब की कितना हो रहा है? तो कोविड-19 के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि 2.5 केजी से 4 केजी तक जो कचरा है ना वो पर बेड यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो एक आपका बर्डन भी हो गया है कचरे का। साथ ही ओवर बर्डन डिस्पोजल कैपेसिटी है। पीपीई किट आप देख रहे हो कि इसको हर जगह हर एक तरीके से हर लोगों के द्वारा ये यूज़ किया जा रहा है। होटल से लेकर हॉस्पिटल में आपका यूज़ किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, क्रीमेटोरियम से लेकर ब्यूरल ग्राउंड तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका जो डिस्पोजेबल मैकेनिज्म है वो सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन ये अच्छे तरीके से नहीं है कि इतने ह्यूज वॉल्यूम के पीपीई किट को कैसे जो है आप लोग इसको मैनेज कर सको, क्योंकि एक बार पीपीई किट आप पहनते हो तो उसको फिर फेंकना ही पड़ता है, उसको आप लोग रीयूज़ नहीं कर सकते। हालांकि आज के डेट में रीयूजेबल आपका पीपीई किट आ चुका है, बट ये हम लोग जून मंथ की पढ़ रहे, तो जून मंथ में जो है रीयूजेबल पीपीई किट नहीं था। तो इतने लार्ज नंबर में, क्योंकि घर में भी आप देखोगे कि पीपीई किट यूज़ होता है, साथ ही हॉस्पिटल में तो होता ही है, एयरपोर्ट में भी सब पहने रहते हैं, आप लोग भी जर्नी कर रहे हो अगर तो भी पहन रहे हो, रेलवे स्टेशन में जो चेक करने वाले रहते हैं वो भी यहाँ पे पहन के ही चलते हैं। तो आज की डेट में तो सैलून वगैरह में भी लोग पीपीई किट पहन कर आपकी जो है हेयर कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ यूजेस हो रही है उसको, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखें इंसिनरेटर्स में, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ये इन्फेक्शन से एपिसोडिक है, तो ये जो मशीन है ना ये यूज़फुल नहीं हो रहा है एक बार जब ये आपका डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए तो ये भी एक अलग तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक अच्छा खासा एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। पेनल्टीज़ को इसको इम्पोज करना चाहिए जहाँ पे भी ये गाइडलाइंस आपका फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्राइवेट एजेंसीज़ को डिप्लॉय करना चाहिए जॉब के लिए और इसको सही तरीके से मॉनिटर कर सके। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कंपेन जो है वो यहाँ पे लाना चाहिए, जिसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट हो सके लोगों में कि वो यहाँ पे कचरे को, अगर घर में कोई होम क्वारंटीन है तो उसमें अगर वो घर का जो किचन का कचरा है वो अलग रखे और होम क्वारंटीन के जो कोविड-19 पेशेंट है उनके कचरे को अलग करके रखे। सेफ्टी मेजर्स लेकर चले, इंश्योर करें सेफ्टी, वो भी फ्रंट लाइन फंक्शनरीज़ को, जितने भी म्यूनिसिपल वर्कर्स है, सैनिटेशन वर्कर्स है, तो उनको यहाँ पे जो है सही तरीके से सेफ्टी भी प्रोवाइड करें। तो ये सारी बातें थी कोविड-19 के जो कचरे निकल कर आते हैं, बायोमेडिकल जो वेस्टेज होते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। कभी शायद आप लोग इस चीज़ को नहीं सोचे होंगे कि जो इस तरीके का आपका कचरा निकलता है, यानी कि आप लोग देख चुके हैं कि कोविड-19 के पहले जो कचरा निकलता था हॉस्पिटल में पर बेड पर पेशेंट के हिसाब से, तो वो मात्र 500 ग्राम था। बट कोविड-19 के बाद से जो ये आपका कचरा निकलना स्टार्ट हुआ है पर बेड, तो वो 2.5 केजी से 4 केजी भी हो गया है। तो इसका भी आप लोग को कभी नहीं पता चला होगा, नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिला। साथ ही ये कचरे का जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कोविड-19 की, हर एक जगह क्वारंटीन सेंटर में, होम क्वारंटीन में, आइसोलेशन वार्ड में, हॉस्पिटल में कैसे जो है ये कचरा निकल रहा है और उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पता चला है कि नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सी बेड 2030 प्रोजेक्ट। एक छोटी सी आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए।
रिसेंटली यहाँ पे रिसर्चर्स के द्वारा जो है अंडर जो सी बेड प्रोजेक्ट 2030 है, यहाँ पे आपका मैपिंग फिनिश हुआ है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड की जो ओशन फ्लोर है ना, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से आपका मैप किया गया है। तो सी बेड 2030 प्रोजेक्ट है क्या? ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि जापान है, और साथ ही साथ यहाँ पे जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन है इसके बीच में। इसमें क्या होगा ना कि जितने भी अवेलेबल आपका बैथीमेट्रिक डेटा है उसको यहाँ पे एक साथ लाया जाएगा, और एक अच्छा खासा मैप यहाँ पे आपका डिफाइन किया जाएगा वर्ल्ड ओशन फ्लोर का 2030 तक, और ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल होगा। बैथीमेट्री क्या होता है? बैथीमेट्री एक मेजरमेंट होता है जिससे कि जो ओशन फ्लोर का डेप्थ है, ओशन फ्लोर है, ठीक है, ओशन में आप देखोगे कि सी सरफेस होता है और नीचे जब जाओगे तो उसका डेप्थ होता है, तो इसको यहाँ पे और नीचे जाओगे तो यहाँ पे सी बेड होता है, ठीक है। बेड कहने का मतलब जिसमें कि आप लोग सोते हो, और सी का जो नीचे वाला बेड होता है उसमें आपका यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ओशन फ्लोर की जो डेप्थ है, कैसा शेप है, उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे बैथीमेट्री यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो 2017 में था, उसी में इस प्रोजेक्ट को आपका लॉन्च किया गया था। इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है ना, उसके साथ इसको जोड़ा गया है। 14 यही है कि कैसे जो है ना यहाँ पे लाइफ बिलो अर्थ जो आपका ये है कि ओशन, सी और मैराइन जो रिसोर्सेज है उसको कैसे सस्टेनेबली तरीके से इस्तेमाल करें। सी बेड 2030 प्रोजेक्ट अगर देखें तो यहाँ पे 4 रीजनल सेंटर और ग्लोबल सेंटर भी है, यूके में भी है। यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन, इसके बारे में देख लेते। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जियो साइंटिस्ट और हाइड्रोग्राफर्स है जो कि यहाँ पे जो बैथीमेट्रिक डेटा का जो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट होता है उसी में ये काम करते हैं। ये आपका देखने को मिलेगा कि इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के अंदर है और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ये सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आपके इंटायर जो ओशन फ्लोर है उसको मैप करने का यहाँ पे आपका मैंडेट किया गया है। तो इस बॉडी के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सी फ्लोर मैपिंग किया जा रहा है तो इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, तभी हम लोग कर रहे हैं। क्या बेनिफिट है ये एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहला सी बेड की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो हम लोग को यहाँ पे जो सबसे पहले समझना ये है कि सी बेड का शेप कैसा है। अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे ना तो ओशन जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो ओशन के सर्कुलेशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, जिससे कि हमारे क्लाइमेट में अफेक्ट हो रहा है, हमारे वेदर पैटर्न में अफेक्ट हो रहा है, टाइड जो है वो टाइम पर नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ को बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। साथ ही हम लोग को यहाँ पे मैराइन जो इकोसिस्टम और मैराइन लाइफ है उसको समझने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फ्यूचर फूड सप्लाई करने में हम लोग यहाँ पे बेस्ट काम कर पाएंगे। 3 बिलियन जो पीपल है जो कि फ़िश पे रिलाई होते हैं, उनके सोर्स ऑफ प्रोटीन से फ़िश है, तो उनको हम लोग बेटर तरीके से सी फूड भी यहाँ पे हम लोग अवेलेबल करा पाएंगे। क्लाइमेट चेंज जो आज के डेट में इतना ज़्यादा हो पा रहा है उसको समझ पाएंगे। सी बेड का अगर मैपिंग सही तरीके से हो, उनकी शेप पता चल पाए, उनका डेप्थ एक्यूरेट पता चल पाए, तो इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ते जा रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये सारे चीज़ों का जो आपका रीज़न है वो हम लोग पता कर पाएंगे। डिजास्टर मैनेज कर पाएंगे। इतने तरीके के डिजास्टर आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे अंडर वाटर जियो हैज़ार्ड है, तो ये सारी चीज़ हम लोग समझ पाएंगे। साथ ही सब मैराइन जो केबल्स है उसको रूटीन कर पाएंगे, इंपावर कर पाएंगे वर्ल्ड को कि वो अच्छे तरीके से पॉलिसी डिसीजन करें, ओशन सस्टेनेबिलिटी को यूज़ करें, साथ ही साइंटिफिक रिसर्च भी वो सही तरीके से ले। तो इस तरीके से यहाँ पे काम पूरा चलेगा और अच्छे तरीके से हम लोग सी फ्लोर मैपिंग को समझेंगे तो इतना तरीके का हम लोग को जो है प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो ये समझ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये है का उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है कंट्री का फर्स्ट लाइकेन पार्क, जो कि यहाँ पे उत्तराखंड में ही है और ये आपका मुंशियारी वाले जगह पे देखने को मिलेगा। तो ये पार्क आपका डेवलप किया गया है जिसके थ्रू जो लाइकेंस होते हैं उनको हम लोग कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और कल्टिवेट कर सके। तो मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ लाइकेंस है जो कि पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है और इंडिया में 2714 से है जो कि पाए जाते हैं। उत्तराखंड में आप देखोगे तो अकेले जो है लाइकेंस का 600 स्पीसीज पाया जाता है। सो व्हाट इज़ लाइकेन? लाइकेन के बारे में समझते हैं। लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपका एल्गी से ये इमर्ज होता है या फिर जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये आप लोग देखोगे कि फंजाई में ये आपका रहता है या फिर सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसमें जीता है, उसमें रहता है। तो इस तरीके से लाइकेंस जो है ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। तो इसको यहाँ पे आपका जो है इसी को सेव करने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है।
वहीं एल्गी की बात करें तो नॉर्मली जो है ना ये सिर्फ एक्वेटिक और एक्सट्रीमली मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ये ग्रो हो जाता है, लेकिन लाइकेंस जो है ना ये आपका ऑलमोस्ट किसी भी सरफेस में पाया जाता है, चाहे वो आपका पत्थर हो या फिर आपका जो प्लांट है इसके ऊपर भी आपको लाइकेन देखने को मिलेगा। लोकल परलेंस में देखें तो इसको झूला भी कहते हैं या फिर पत्थर के फूल भी कहते हैं। लाइकेंस जो है ये बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक भी जीवित रहता है। कुछ मेजर यूज़ देखें लाइकेंस का क्या है, तो लाइकेंस से क्या होता है ना कि जो आपका इरोडिंग रॉक है तो उससे आपका मिनरल्स को भी अलग किया जाता है। लाइकेन एक की इंग्रेडिएंट है बहुत सारे क्यूजिन्स में। साथ ही इसको जो है ना हमारे इंडिजिनस परफ्यूम जो बनाया जाता है कन्नौज में उसमें प्रिपेयर किया जाता है। सनस्क्रीन क्रीम में आप देखोगे लाइकेंस का इस्तेमाल होता है। डाइस वगैरह यानी कि जो हेयर कलर आप लोग करते हो, कुछ मेडिसिन में भी लाइकेन का इस्तेमाल होता है। कुछ जो लाइकेंस होते हैं काफ़ी टॉलरेंट होते हैं, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर कंपाउंड है, उसको टॉलरेट करते हैं। कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा जो है ये केमिकल में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इसमें आप देखोगे कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको भी वो एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं, जैसे कि सीसियम हो गया, स्ट्रोंशियम कंपाउंड हो गया, बिना किसी हार्म के जो है इसको भी वो जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारा जो है एडवांटेजेस है, यूज़ है लाइकेंस का, इसलिए लाइकेंस को कंजर्व करना हमारे कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे कहते हैं लाइकेन, जो कि आपका पेड़ वगैरह में होता है, या फिर ऐसे देखे होंगे आप लोग के भी घर में, गांव में इस तरीके का बड़ा बड़ा पेड़ होता होगा जिसमें कि लाइकेंस आपका इस तरीके ग्रीन कलर में जो है ना वो आपका आ जाता है, तो इसी को लाइकेंस कहते हैं। ओके सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।